अक्ष के बढ़ाए गए रेखा में किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं विभव, तो उसे हम कहेंगे अच्छी स्थिति। ये हम जब विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा। तो हम कुछ चीजें जो है मान लेते हैं, कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये AB जो है, ये AB जो है वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। और इसकी जो लंबाई है उसकी है 2a है। कितनी है? 2a। मध्य बिंदु जो है इस द्विध्रुव का O है, और इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो विभव जो होगा बिंदु P पर, वो बिंदु A पर जो उपस्थित आवेश प्लस Q है उसके कारण विभव, और बिंदु B पर जो आवेश उपस्थित है माइनस Q उसके कारण विभव के योग के बराबर होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव जो है। तो सर्वप्रथम हम बिंदु P पर बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण विभव हम लिख लेते हैं। तो बिंदु A पर जो आवेश उपस्थित है, बिंदु A पर जो आवेश उपस्थित है प्लस Q आवेश, इसके कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव पोटेंशियल का जो फार्मूला था पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, कितना होता है V इज इक्वल टू, अगर ये मीडियम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R, Q अपान R, इतना होता है विभव। इतना होता है विभव बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए। तो फिलहाल हम सारी चीजें भूल जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, अब पहले हम अपना फोकस करते हैं किस पर? प्लस Q पर। तो ये एक बिंदु आवेशी है और इसके कारण बिंदु P पर विभव। तो इस फार्मूले से हमें V1 मिल जाएगा, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु A पर उपस्थित है बिंदु P पर विभव कितना होगा? तो V इज इक्वल टू, मान के चल रहे हैं कि मीडियम में है, इस पर है मीडियम में है, तो ये कांस्टेंट दूर नहीं रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q मैग्नीट्यूड जो है आवेश का Q ही है, अपान R है यहाँ जो कि डिस्टेंस था आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। आवेश से बिंदु उस बिंदु की दूरी जिस पर विभव ज्ञात करना है वो क्या है? बिंदु P है, और डिस्टेंस कितना है? AP है। डिस्टेंस कितना है? AP है। जब हम बिंदु आवेश के कारण पढ़े थे तो R था, यहाँ डिस्टेंस कितनी है? AP है। इसके लिए बिंदु A पर उपस्थित आवेश के लिए ये याद रखिए। AP का मान हमें पता है नहीं, लेकिन हम AP का मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है O से P कितना है? R है, और OA जो कि आधा लंबाई है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैद्युत द्विध्रुव का, जिसका मान कितना होगा? A होगा। कितना होगा? A होगा। इसी तरह से OB का भी मान कितना होगा? A होगा। तो अगर हम OP में OA माइनस कर दें, OP में OA माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? AP का मान मिलेगा। AP का मान, OP का मान कितना है? मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, R माने। ठीक है, R माइनस, और OA क्या है? आधा लंबाई है वैद्युत द्विध्रुव का जो कि कितना है? A है। ये हम पिछले चैप्टर में भी करते आए हैं सारे काम, याद करिए आप। जब पिछला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात किया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला था वो क्या था? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर था। याद आया क्या? पिछले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कर रहे थे इस फार्मूले की सहायता से। इस चैप्टर में हम पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं, विभव ज्ञात कर रहे हैं, जिसमें विभव जो है R के इक्विमानुपाती है। और पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे थे, जहां विद्युत क्षेत्र जो है R के यानी कि डिस्टेंस के जिस बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, उसके वर्ग के इक्विमानुपाती था, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है क्या? ये दोनों भी पूछे जाते हैं कभी कभार, इस फार्मूले को पूछा जाता है, या प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्षेत्र दूरी के क्या होगा, इक्विमानुपाती अनुक्रमानुपाती, इस तरह से पूछा जाता है। तो इन दोनों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल आप याद रखेंगे चैप्टर 1 जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे तो ये वाला फार्मूला से हम सारे इक्वेशंस जो है हम डिराइव कर रहे थे, और जब हम विभव ज्ञात कर रहे हैं तो कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के वह बिंदु जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कर रहे हैं उसके वर्ग के क्रमानुपाती होता है, और विभव जो है दूरी के क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ आया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ हम आते हैं, हमें क्या करना है? आगे AP का मान रखना है। तो जब तक आप ये फार्मूला याद नहीं रखेंगे आप ये मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दोनों फार्मूले लिख करके बताएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसमें? विद्युत क्षेत्र और विभव में। तो AP का मान हम रखते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा? V1 का मान हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान, और यहाँ क्या है? AP का मान क्या है? R माइनस A। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बिंदु B पर जो आवेश है माइनस Q, उसके कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु B पर आवेश है माइनस Q, विभव हम V2 ले लेते हैं, तो V2 इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है तो इतना ही लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ एक चीज आपको याद रखना है, हमने पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे कि
जो विभव होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विभव धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है, जो कि V1 हमने निकाला है, पॉजिटिव में आया है। देखिए अब बिंदु बी पर ऋण आवेश है माइनस क्यू है, इसके कारण जो विभव होगा वो क्या मिलेगा, हमें ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा, ऋणात्मक। तो जो मैग्नीट्यूड है क्यू, उसको माइनस क्यू लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, V2 किसमें मिलेगा, निगेटिव में मिल जाएगा, ऋणात्मक में मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, तो यहाँ लिखे माइनस क्यू, तो हो गया विभव ऋणात्मक मिला हमें, ये पूरा मान क्या हो गया, निगेटिव हो गया, माइनस क्यू लिखे। तो इस तरह से बिंदु बी पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु पी पर जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा, इसलिए ये मान आएगा इसमें निगेटिव में। अपन डिस्टेंस कितना है आर, तो डिस्टेंस यहाँ बीपी है, कितना है, बीपी है। देखिए यहाँ हमें डायरेक्शन नहीं बताना है, विभव अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र में हम डायरेक्शन बता रहे थे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि था, वेक्टर क्वांटिटी था। विभव जो है, पोटेंशियल जो है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ दिशा वाला काम ही नहीं है, यहाँ दिशा वाला काम ही नहीं है। हाँ, लेकिन विभव दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धन आवेश के कारण धनात्मक, जैसा कि आप इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं, और ऋण आवेश के लिए ऋणात्मक, जैसा कि आप V2 जो निकाले हैं उसमें देख रहे हैं। बीपी का मान हम निकाल लेते हैं, जो कि हमें पता है नहीं, जिस तरह से हमने एपी का मान निकाला है, जिस तरह से हम बीपी का भी मान निकाल लेते हैं। तो बीपी इज इक्वल टू, क्योंकि बीपी का मान हमें पता तो है नहीं, लेकिन हमें पता है ओपी का मान R है और ओबी का मान A है, तो ओपी प्लस ओबी कर लेते हैं, ओपी प्लस ओबी। ओपी का मान कितना है, R है, मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जिस पर हम विभव ज्ञात कर रहे हैं, जिसको हमने R लिया है। और ओबी का डिस्टेंस जो कि आधा लंबाई है, वैसे द्विध्रुव का पूरा लंबाई कितना माना है हमने, 2a माना है, तो आधा लंबाई a होगा, R प्लस a। ये मान हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा V2, क्या मिलेगा, V2। तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 k माइनस q। तो हम इसको, इस माइनस को हम सामने में लिख देते हैं, कहाँ, यहाँ लिख देते हैं, कहाँ, यहाँ लिख देते हैं। तो माइनस 1/4πε0 k q अपान बीपी, ये इक्वेशन मिला। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल मिला है, विभव मिला है, किसमें मिला, नेगेटिव मिला। और यही चीज हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि विभव जो है टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए प्लस क्यू के कारण हमें पॉजिटिव में मिला है विभव, और माइनस क्यू के कारण किसमें मिला है, नेगेटिव में मिला। इस तरह से अब बिंदु पी पर जो विभव होगा, बिंदु पी पर जो विभव होगा, इन दोनों विभव के योग के बराबर होगा। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस बिंदु पी पर विभव जो है, ठीक है क्या। तो जो विभव होगा इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। मैंने अभी भी बोला है कि यहाँ डायरेक्शन वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि विभव क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो सीधा सीधा हम दोनों को जोड़ देंगे, सीधा सीधा ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर क्या मिलेगा, विभव मिलेगा। अच्छी स्थिति में V1 और V2 का मान हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से रख देते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज मिसिंग है, BP का मान हमने नहीं रखा है, यहाँ BP है, यहाँ भी BP रख दिया है। तो BP का मान क्या है, R प्लस A। BP का मान क्या है, R प्लस A। ये मान हम यहाँ रख देते हैं, R प्लस A। अब ये दोनों मान जो है हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में बोले, या इस इक्वेशन में। तो V1 का मान क्या है, V1 का मान देखिए कितना है, 1/4πε0 k q अपान R माइनस A। V1 का मान है 1/4πε0 k q अपान R माइनस A, प्लस है और ऑलरेडी माइनस में है। V2 जो है किसमें है, माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और मान है V2 का 1/4πε0 k q अपान, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं चाहे तो कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि R का मल्टीप्लाई हो जाएगा K के साथ, तो इन सबको ब्रैकेट में लिख लीजिए कुछ इस तरह से, R माइनस A यहाँ, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि वो K के साथ मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में R माइनस A। यहाँ भी R प्लस A को ब्रैकेट में लिख लीजिए कुछ इस तरह से, R प्लस A। याद रखेंगे, आप यही गलती करते हैं, आप यही गलती करते हैं। तो जैसे आप AP का मान रखें, तो इस 4πε0 k में आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई किया AP का, और AP का मान क्या है, R माइनस A है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। और वही काम यहाँ भी करेंगे, जब हम BP का मान रखेंगे तो BP का पूरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके साथ, 4πε0 k के साथ, इसलिए BP का मान हमने किसमें रखा, ब्रैकेट में R प्लस A रखा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ये दोनों मान जो है। यहाँ V1 का मान हमने लिख लिया, और यहाँ हम इसका मान रख रहे हैं V2 का मान, और BP का मान है R प्लस A। अब इसमें देखिए जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिए 1/4πε0 k और Q, दोनों में ऊपर Q ये कॉमन है, तो ये कॉमन हम ले लिए। बचा क्या, यहाँ बचा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे बचा हुआ है R माइनस A और माइनस 1 अपान, यहाँ क्या बचा हुआ है, R प्लस A। ये ब्रैकेट की जरूरत अब है नहीं, क्योंकि उसके साथ और कोई राशि मल्टीप्लाई हुआ है नहीं, तो ये कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, Q अपान 4πε0 k, और ब्रैकेट में यहाँ लिखते हैं R प्लस A हो जाएगा, ये हो जाएगा R, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, तो माइनस R माइनस A अपान R माइनस A R प्लस A, ब्रैकेट क्लोज आके हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Q अपान 4πε0 k। यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट का कोई मतलब है ही नहीं, हम चाहे तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, हम चाहे तो ब्रैकेट
हटा सकते हैं, यहाँ से ब्रैकेट इस तरह से हटाएंगे, यहाँ माइनस है, जैसे गुणा करेंगे और ब्रैकेट हटाएं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हम लिख पाएंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये देखिए ये r प्लस में है, ये r निगेटिव में है, तो ऊपर क्या बचेगा, उल्टा ऊपर जो है बचेगा a प्लस ए, 2a बचेगा, क्या बचेगा 2a बचेगा अपान, नीचे देखिए r माइनस ए, r प्लस ए, तो a माइनस बी का गुणा a प्लस बी से करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, a की जगह r है और b की जगह a है। ये जो इक्वेशन है इसको अब हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि उसका मल्टीप्लाई है किसके साथ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के साथ, जैसा कि हमने जहाँ भूल गए थे वैसा आपको नहीं भूलना है, वहाँ ब्रैकेट आपको लगाना है, तो ब्रैकेट लगाइए और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इस तरह से लिखिए इसको। ठीक है, ये q है और ये a है। हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं पिछले क्लास में, याद करिए, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है जिसे हम p से डिनोट करते हैं किसके बराबर होता है, q a के इक्वल होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का लंबाई और एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो लंबाई कितना है 2a है और आवेश का परिमाण कितना है q है, और दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम इस इक्वेशन को और किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 2qa अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये 2qa किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा पोटेंशियल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और इसका मान कितना है p है, कितना है p है अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना मिलेगा, क्लियर है। ये विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है, और विभव अदिश राशि है तो डायरेक्शन बताने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, इट मींस a इज लेस देन r है, a इज लेस देन r है, a अगर a का मान को मिलाकर के बहुत छोटा है तो हम a को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और उस सिचुएशन में हमें जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस सिचुएशन में a इज लेस देन r की स्थिति में तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, a को छोड़ो, a को छोड़ दीजिए, तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट kp अपान r स्क्वायर। कब, अगर वैद्युत द्विध्रुव छोटा है तब, और छोटा ही रहता है। ठीक है, अगर वायु या निर्वात की बात करें, एयर या वैक्यूम की बात करें, तो उस स्थिति में वायु या निर्वात की स्थिति में k का मान क्या रखना है, 1 रखना है, k का मान 1 रखना है, और यही फार्मूला जो है लिख लेना है, k का मान बस क्या लिखना है 1। तो ये है अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। देखिए निरक्षीय स्थिति में, इसी में दूसरा निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे मैं आपको बता दिया रहता हूँ। जब हम निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे, इक्वेटोरियल जो पोजीशन है यानी कि निरक्षीय स्थिति, इस कंडीशन में कब होता है, जब लंबअर्धक पर स्थित होता है वह बिंदु जिस पर हम ज्ञात करते हैं क्या विभव, वो लंबअर्धक पर होगा, किसके, द्विध्रुव के अक्ष के लंबअर्धक पर। तो निरक्षीय स्थिति में आपको सिंपली क्या करना है, डायग्राम क्या रहेगा, तो ये मान के चलिए वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है और यहाँ प्लस क्यू, या यहाँ प्लस क्यू ले लेते हैं और यहाँ माइनस, कुछ इस तरह से हम पहले लेते आए हैं पूरे टॉपिक में, जैसे यहाँ लिए हैं। कहाँ रहता है, तो लंबअर्धक पर रहता है, मान के चलते हैं मध्य बिंदु ओ या ये है, और लंबअर्धक पर इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है क्या, विभव। तो हम क्या किए, इस एपी को मिलाएं और इस बीपी को मिलाएं। ठीक है, अब बिंदु ए पर जो उपस्थित आवेश है इसके कारण बिंदु पी पर जो विभव होगा निरक्षीय स्थिति में वो कितना होगा, वो होगा v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान AP कितना होगा। ठीक है, इसी तरह से बिंदु B पर जो आवेश है माइनस q, उसके कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, v2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और माइनस q हो जाएगा क्योंकि माइनस q चार्ज के कारण है, और डिस्टेंस कितना है bp, डिस्टेंस कितना है bp। तो ये दो इक्वेशंस हमको मिलेंगे किसके लिए, निरक्षीय स्थिति में, और यही दो इक्वेशन हमें अच्छी स्थिति में भी मिला था, देखिए v1 में और v2 में। ठीक है, आगे बस आपको क्या करना है, अब चूंकि आप देखिए ये AP और ये BP जो है इक्वल है, क्योंकि ये बिंदु P कहाँ स्थित है, लंबअर्धक पर स्थित है, तो AP जो है किसके बराबर है, BP के बराबर है, और दोनों को जब जोड़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, तो ये पॉजिटिव में है और ये पूरा किसमें है, नेगेटिव में है। भाई V1 इसमें V1 पॉजिटिव में है और V2 इसमें किसमें है, यहाँ ऋण है यानी कि नेगेटिव में है, जैसे कि मैं पहले भी बोलते आया हूँ, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल है चार्ज का और डिस्टेंस इक्वल है उस चार्ज से उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं, वो ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल मिलेगा पी पर वो नेगेटिव मिलेगा।
लेकिन अब क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो विभव के मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या मिलेगा, मैथमेटिकली अब जब हल करेंगे तो भी वही मिलेगा, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, और एपी किसके बराबर है, टीपी के बराबर है, तो ये दोनों तो इक्वल हुए ना, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो निरक्षीय स्थिति में विभव हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 तो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे निरक्षीय स्थिति में बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि वो 2-3 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। अक्षीय स्थिति में बड़ा क्वेश्चन बनता है कि भाई किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तो कितना होता है, अगर छोटे वैद्युत द्विध्रुव की बात की जाए तो कितना होता है, दूरी के जिस बिंदु पर हम विभव ज्ञात कर रहे हैं उस दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये उसके लिए फार्मूला है। निरक्षीय स्थिति में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादातर बनते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होता है, तो शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है इससे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तो कितना होता है, शून्य होता है। क्लियर है।